हम सरकार का हिस्सा हैं, हम सरकार नहीं हैं। दोस्तों, ये कहना है बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का, जब उनसे पूछा गया कि सर आखिर 7वें चरण की जो शिक्षक बहाली है वो कब आएगी, और जो नई नियमावली है जिसका कि बिहार के सभी 7वें चरण के भावी शिक्षक अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री का सीधे तौर पे ये कहना है कि हमने अपनी तरफ से जो जो करना था वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। अब जो भी करना है वो करना है माननीय मुख्यमंत्री जी को। क्यों? क्योंकि जो वित्त विभाग है वो आरजेडी के पास नहीं है, वो वित्त विभाग आपका है जदयू के पास। और सीधे तौर पे आरजेडी के कोटे के जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना है कि हमने जितना करना था आप लोगों के लिए उतना हमने कर दिया है। रही बात आपकी बहाली क्यों, तो आपकी बहाली को सीधे तौर पे जो जदयू के मुखिया हैं यानी कि माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके द्वारा रोका गया है। नहीं तो इस बहाली में अब रोक का कहीं से कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस बहाली में अब कहीं से कोई भी बाधा नहीं बची है। जो मेन बाधाएं थी नई नियमावली, उसको शिक्षा विभाग ने अपने तरफ से पूरा कर दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने यहाँ तक कह दिया कि आप लोगों का काम करने के लिए और आप लोगों को सही समय पे सही अपडेट देने के लिए, बातें बताने के कारण मैं मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा में डांट तक सुन चुका हूं। आप लोगों को याद होगा कि शिक्षा मंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग से पहले ही ट्वीट करके कह दिया था कि 24 फरवरी को जो कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है उसमें नियमावली आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने इस पर दस्तखत कर दिया है। लेकिन जो 24 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में नियमावली नहीं आया, और उसके बाद जो विधानसभा में सत्र चल रहा था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पे शिक्षा मंत्री जी को एक तरह से कहिए तो समझाते हुए या डांटते हुए कहा था कि जो कैबिनेट की गोपनीय बातें होती है उसको पब्लिक में रखा नहीं जाता है। एक बात तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो आपका बहाली है उसको फंसाने का श्रेय अब पूरी तरह से जो आपके पूर्व के शिक्षा मंत्री, वर्तमान के वित्त मंत्री और एक तरह से कह लीजिए तो जदयू में नंबर 2 का हैसियत रखने वाले वित्त विभाग के वित्त मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी के द्वारा ही रोका गया है। और यह रोका गया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पे। अब एक बात और समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर नीतीश कुमार जी इस बहाली को क्यों रोक रहे हैं। तो इसके पीछे जो मेन कारण है वो दो है। पहला कारण है कि नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि हम बहाली तब करें जब हमारा इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक हो, यानी कि इस बहाली का सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के नाम पे डिले किया जा रहा है। दूसरा, अगर जैसा कि नीतीश कुमार जी का आदत है कभी पाला बदल के इधर चले जाओ, कभी पाला बदल के उधर चले जाओ, तो कल को अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि नीतीश कुमार जी फिर से पाला बदलते हैं तो जो आरजेडी अभी है इनके साथ, उसको कहने के लिए मिल जाएगा कि देखिए हम आए थे तो ही बहाली हुई थी। ऐसा श्रेय कहीं आरजेडी इस बहाली का ना ले जाए। इस चीज़ को रोकने के लिए भी जो नीतीश कुमार जी हैं इस बहाली को रोक करके रखे हुए हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो एक अपना कह लीजिए अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना राजनीतिक फ़ायदा के लिए इस बहाली को फंसा करके रखे हुए हैं। अगर आप लोग देखें बिहार की परिस्थिति तो आप लोगों ने देखा होगा कि मनीष कश्यप को झूठा न्यूज फैलाने के आरोप में, यानी कि कहीं ना कहीं झूठ बोलने के आरोप में ही आज बिहार सरकार ने जेल में बंद कर रखा है। लेकिन इसी राज्य में इस राज्य के मुखिया के द्वारा बार बार झूठ बोला जाता है, बार बार। आप लोग को याद होगा कि पिछले 2 साल से हमेशा ये कहा जा रहा है कि आपकी बहाली अगले महीने आ रही है, आपकी बहाली अगले महीने आ रही है। यानी कि पिछले 2 साल से सरकार झूठ बोल रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि सरकार झूठ बोले तो चलता है, और एक पत्रकार जो अगर सच्चाई भी दिखाता है तो उसे झूठा कहकर सरकार जेल में बंद कर देती है। एक ऐसी सरकार जो 10 लाख की नौकरी का वादा करके आती है और
सालों बीत गए, अभी तक 10 नौकरी ये सरकार नहीं दे पाई है। लेकिन सरकार है, सरकार से आखिर प्रश्न करे तो कौन करे। लेकिन दोस्तों, आप लोग को याद होगा, जो मेरा चैनल रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैंने आप लोग को तभी बताया था जब नई सरकार बनी थी कि इस सरकार में दो ही चीज़ें होगी। या तो बहाली जल्द से जल्द कराई जाएगी, मैंने तो जो डेडलाइन दिया था वो पिछले साल दिसंबर तक का ही दिया था कि या तो ये सरकार दिसंबर तक 2022 में ही बहाली करा दे, या फिर जो आरजेडी के मुखिया हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, वो इस गठबंधन सरकार से अलग हो जाएं। अगर इस दोनों में से कुछ अगर नहीं होता है तो इसका पूरा पूरा फ़ायदा बीजेपी ले जाएगा, और वो बीजेपी को फ़ायदा मिलता हुआ दिख भी रहा है। क्योंकि जो नीतीश कुमार के प्रति गुस्सा है, वो गुस्सा अब कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है, जो असंतोष का भाव है छात्रों के प्रति में, शिक्षकों में और आम बिहारियों में, ये अब कहीं ना कहीं आरजेडी को भी महंगा पड़ रहा है। और इस बात को आरजेडी भली भांति समझ रही है। लेकिन आरजेडी को भी ये बात पता है कि अकेले हम कभी सरकार में नहीं आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आरजेडी का अपना खाता खाली है, आरजेडी का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बुरा है, इसको पूरा करने के लिए मजबूरी में आरजेडी भी जदयू से सटी हुई है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं नुकसान आरजेडी को ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जो पाप जदयू ने किया है उसमें अब आरजेडी भी पूरी तरह से भागीदार बनती जा रही है। और रही बात बहाली की, तो शिक्षा मंत्री जी ने ये साफ तौर पे कह दिया है कि अगर 2023 में बहाली नहीं करवाएंगे नीतीश कुमार जी, तो नीतीश बाबू किस मुंह से अगले चुनाव में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पे कह, देखिए ये जो शिक्षा मंत्री जी है ये बहुत ही तरह से कहिए तो साफ दिल के इंसान हैं। जो सच्चाई होती है ये सीधी तौर पे लोगों के सामने रख देते हैं, जो इनके मन में होता है वो कह देते हैं। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारे तरफ से बहाली को आगे बढ़ा दिया गया है, और बहाली अब रोकी गई है नीतीश कुमार जी के द्वारा। और बहाली जो होगी वो इलेक्शन जब नज़दीक आएगा आपका तभी होगी। तो ये था आपका आज का सचिवालय अपडेट 7वें चरण को लेकर के। और जो आपकी नई नियमावली आने वाली है, तो नई नियमावली को रोकने के पीछे भी एकमात्र यही लॉजिक है नीतीश कुमार का कि अगर हमने नियमावली दे दिया फिर किस बहाने से इस बहाली को रोका जाएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं राजनीति और चुनाव का अपडेट चढ़ चुका है आपका 7वां चरण शिक्षक बहाली। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये मेरा आज का ये एनालिसिस आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।